सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये लेक्चर है, इट इज गोइंग टू बी योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 34। ठीक है, देखते देखते वी आर कंप्लीटिंग डे 34 टुडे। ओके। ओके। सो आज क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? एसिडिक स्ट्रेंथ वी हैव कंप्लीटेड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स वी हैव कंप्लीटेड। ओके। नाउ, अगर ऐसा हो कि हम बहुत सारे एसिड्स को लें, उन्हें कंपेयर करें और उनका एक ऑर्डर लिखें एसिडिक स्ट्रेंथ का, है? बस यही हमने आज करना है। अच्छा, किस बेसिस पे हमने ऐसा किया है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीके वैल्यूज। ठीक है, दैट इज ऑन देयर बेसिस ऑफ व्हाट? पीके वैल्यूज हम ये करने वाले हैं। अच्छा, देखो, सॉल्युबिलिटी टेबल, सॉल्युबिलिटी टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो आप बोल देना बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी दैट इट इज बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा सर, एक काम करो, इसमें आप सिर्फ ऑर्गेनिक ना मत लो, बट और इनऑर्गेनिक पे ले लो। मैंने बोला ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी टेबल। ये कहती है दैट इज कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्रेटर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ तीन ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमको जनरली देखने को मिलता है, HNO3, HCl, H2SO4। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? HCl, देन आपका HNO3, देन सॉरी, देन योर H2SO4, देन योर HNO3। ठीक है, ये आपके कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, हमने इनका एक ऑर्डर डिस्कस किया है। ठीक है, तो HCl इज अवर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर अवर H2SO4, देन अवर HNO3। अच्छा, तो चलो अब बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा। अच्छा सर, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में भी हमारी कुछ डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। अच्छा, जैसे कि जैसे कि जैसे कि सर हमारा हो गया पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तो चलो एक ही होता, तो पिक्रिक एसिड। ठीक है, आप अगर ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वी विल गो टू द फर्स्ट डे, तो वहां मैंने बोला था ये कंपाउंड का नाम बताओ, दैट इज पिक्रिक एसिड जनरली। तो यस, वी गोना नो व्हाट पिक्रिक एसिड इज। ठीक है। अच्छा सर, फिर क्या होता है? फिर होता है स्क्वेरिक एसिड। फिर क्या होता है? स्क्वेरिक एसिड आते हैं। और क्या क्या होता है सर? बेटा सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। ये मतलब डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एसिड्स हैं। सल्फोनिक एसिड होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड, फिर इसके बाद मोनोनाइट्रोफेनॉल्स। मोनोनाइट्रोफेनॉल्स, फिर आपके डाइनाइट्रोफेनॉल्स होते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा, फिर आपके फिनॉल्स, मोनोनाइट्रोफेनॉल्स हो गया, देन योर फिनॉल्स, देन योर एल्कोहल्स। फिर क्या होगा आपका? एल्कोहल्स होगा। ठीक है, और ऐसे करते करते योर नॉर्मल चीजें विल बी देयर। ठीक है। अच्छा, चलो, नाउ लेट्स इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ देम इनटू अ टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट भी नहीं, ऑर्डर लिखना है हमने जनरली सबका, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, वी हैव HCl, वी हैव H2SO4, वी हैव HNO3। ठीक है, HCl, H2SO4 and HNO3। Okay. These are our inorganics. Then we have a compound like this. We have a compound like this. ये, दिस इज योर स्क्वायर की तरह दिख रहा है। यस, दिस इज स्क्वायरिक एसिड। दिस इज योर स्क्वायरिक एसिड। अच्छा, इससे पहले एक चीज आती है,
इससे पहले एक चीज आती है, उस पर जरा गौर फरमाओ। इससे पहले एक चीज आती है जो कुछ ऐसी दिखती है। सर ये तो फिनॉल है, हाँ। बट बेटा हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने वाले हैं, जिस ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो लगा होगा। देखो, दिस इज अवर ट्राई नाइट्रोफिनॉल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, देन दैट इज अवर स्क्वेरिक एसिड। ओके सर। सर स्क्वेरिक एसिड के बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आती है सल्फोनिक एसिड। अच्छा, सल्फोनिक एसिड जो होगा, सल्फोनिक एसिड में भी आपका जो बेंजीन वाला सल्फोनिक एसिड है, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा आगे होगा रेदर देन नॉर्मल सल्फोनिक एसिड से। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा या यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो आई हैव टॉट यू इन डिटेल्स। अच्छा। अच्छा सर, सल्फोनिक एसिड क्या, इसके बाद बेटा, इसके बाद आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक रो ये हो गई। हाँ, दूसरी रो देखो, और पहली रो वाले ऑब्वियसली बात है ज्यादा एसिडिक, पहली रो का लास्ट मेंबर दूसरी रो के फर्स्ट मेंबर से ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, अब यहाँ देखो सर, यहाँ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बिना किसी सब्सटेंट के, ये। ठीक, इसको आप आर ही कर दो, सारे अल्काइल ले लो यहाँ पे। ठीक है, सारे अल्काइल ले लो। अच्छा, अब बताओ इसके बाद क्या आता है सर? बेटा इसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, और फिर बेंजोइक के बाद नॉर्मल वाले। ठीक है, ठीक है, बेंजोइन के बाद नॉर्मल वाले। ओके सर, ये हो गया हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बातें। ओके, इसके बाद क्या आते हैं? व्हाट आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या आता है हमारा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, फिर आता है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है सर, हमें ऑर्थो इनका पता है। इसमें पहले पैरा नाइट्रोफिनॉल आता है, हाँ, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आता है, बिल्कुल। यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आएगा, और लास्ट में आता है हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल। लास्ट में क्या आता है हमारा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, ये ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अच्छा, अब इन सब के बाद आएगा नॉर्मल फिनॉल। इन सब के बाद आएगा आपका नॉर्मल फिनॉल, और इसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि फिनॉल विद अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, फिनॉल विद अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके फिनॉल के बाद आता है। अच्छा, फिर आता है अब आपका बेटा मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल के बाद आता है आपका पानी, और फिर सारे अल्कोहल, सारे नॉर्मल अल्कोहल, है ना। ओके, आपका आ गया आर ओ एच। अच्छा, फिर आर ओ एच के बाद आर एन एच आता है कि नहीं? नहीं, आर ओ एच के बाद आता है आपका अल्काइन। क्या आता है? आर ओ एच के बाद आपका एल्कोहल के बाद आता है अल्काइन। अच्छा, फिर क्या आता है? फिर आता है आपका NH3, फिर RNH2, और फिर ऐसे ही अमाइंस में मैं कितने भी लिख सकता हूँ, राइट। प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यस, ड्यू टू द लीस्ट डोनेटिंग इफेक्ट। फिर आता है अल्कीन, और अल्केन्स भी एसिडिक होते हैं, बट जनरली जब हम उनमें कोई ग्रुप लगाते हैं तभी वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो बाकी चलो अल्केन भी तुम मान लो, लिख लो। ठीक है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मतलब हो रहा है? देखो, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर इसे याद कैसे करें? एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीजें होती हैं बस। आपको कुछ चीजें सेट करनी होती हैं। एक तो पानी से नीचे वाले देख लो, और एक H2CO3 के आसपास वाले देख लो, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है आपके। इनके अलावा कोई ध्यान रखने की चीज बस ये है कि ये, बस ये पिकरिक, स्क्वायरिक, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल्स, H2CO3 बीच में आता है, पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद आता है, और फिर ये पानी, ये मिथानॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। बस ये कुछ चीजें आपकी छोटी मोटी, दिस यू शुड नो। सर व्हाट इज द एप्लीकेशन? क्वेश्चंस भी लिखे नीचे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द solubility table? What is the application of solubility table?
सर इसकी दो एप्लीकेशन होती हैं। पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एसिड, इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एसिड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एसिड। सर कैसे कंपेयर कर रहे हो आप? देखो आपने बोला ना, यहाँ पे ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। देखो सबसे बड़े लेवल पे क्या फैमिली थी, एक भी इनऑर्गेनिक एसिड्स की फैमिली, एक ऑर्गेनिक एसिड्स की फैमिली। इनऑर्गेनिक एसिड्स में आपने ये तीन लिख लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स में आपने ये लिख लिए। देखो इतने सारे। इसमें भी आपने फैमिली बना ली है, पिक्रिक एसिड की फैमिली, ये स्क्वेरिक एसिड की फैमिली, ये सल्फोनिक एसिड की फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली, ये फिनॉल्स की फैमिली, मोनोनाइट्रोफिनॉल्स की, ये देख लो। फिर ये अल्कोहल्स की फैमिली, अल्काइंस, अमाइंस, अल्कीन, अल्केन, हाइड्रोकार्बन वगैरह। तो टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? टू गेस, टू गेस इफ a acid base reaction a acid base reaction would occur or not, would occur or not। ठीक है, दो एप्लीकेशन है, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज और टू गेस इफ अ एसिड बेस रिएक्शन वुड अकर और नॉट। अच्छा सर, यहाँ पे आपने लिखा है बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। जनरली ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या होगा? पीके वैल्यूज, पीके वैल्यूज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी घट रही है तो आपका पीके वैल्यूज डेफिनेटली बढ़ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ओके। तो टू गेस इफ एसिड बेस रिएक्शन अकर और नॉट एंड पीके वैल्यूज हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये तीन सवाल जो इस टेबल के बेसिस पे आप कर सकते हो अटेम्प्ट, वो करने। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। सर आपने इसमें फैमिली के हिसाब से ही अरेंज किया है। सबसे पहले मुझे मेरा पिक्रिक एसिड दिख रहा है, फिर मेरे को मेरा ट्राई नाइट्रोटोलिन दिख रहा है, फिर देन माई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और फिर ये सब चीज। अच्छा, नाउ व्हाट इज द मेन थिंग, यहां से आप H निकालोगे, माइनस माइनस, एरोमेटिक सिस्टम। यहां से माइनस बनाओगे तो नाइट्रो पे जा रहा है, नाइट्रो पे जा रहा है, नाइट्रो पे जा रहा है। यहाँ पे माइनस बनाओगे, कार्बन का माइनस है पर देखो नाइट्रो पे जा रहा है, नाइट्रो पे जा रहा है, नाइट्रो पे जा रहा है। यहाँ पे माइनस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। O पे माइनस, S पे ये SO3 पे माइनस, तीन बार इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहाँ पे दो बार इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये पानी है और ये हमारा इथेनॉल है। ठीक है, ये पानी है और वो हमारा इथेनॉल है। अच्छा सर, नाउ तो बताओ क्या आएगा? सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये हमारा क्यू है, 100%। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है? क्यू है। ओके, अच्छा, अब क्या करें? अब इसके बाद आप मेजर, अब इसके बाद आएगा आपका पी। अब पी के बाद, सर पी के बाद आर कर दूं क्या? नहीं बेटा, आर में जो ये इसमें है ना, इसमें भले ही जब तीन जगह जा रहा है यार वो, और उसका माइनस यहाँ है। उसका माइनस कहाँ है? यहाँ है ना? इसका पीके अगर मैं आपको बताऊं, इसका पीके इज अराउंड 10.4। पीके इज अराउंड 10.4। ठीक है, इसका पीके इज अराउंड 10.4 अगर हम देखें। और हाँ, इन द लाइक आप अगर डीएमएसओ में मेजर करते हो देन इसका पीके इज 10.4। ठीक है, तो ये बात है। बाकी अगर किसी और एसिड के सामने इसका पीके मेजर करोगे तो वो इट कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो। ठीक, तो क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्या आएगा बताओ? सर फिर आ जाएगा हमारे कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड्स आएंगे, दैट इज यू। फिर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद जनरली फिनॉल्स आते हैं जिनका पीके इज इन अ रेंज ऑफ 10। फिनॉल्स का पीके इज इन अ रेंज ऑफ 10। सर अब आर कर दो आप पीके वैल्यू के हिसाब से आर। फिर सर फिर आप पानी नहीं, पहले मिथेनॉल आएगा, पहले मिथेनॉल आएगा ना, हाँ। फिर पानी आएगा और फिर क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू क्या है? इथेनॉल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे तो पहले आपने दो इनऑर्गेनिक एसिड्स मुझे दे दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले इनऑर्गेनिक वाले आएंगे, उसमें भी HCl ज्यादा एसिडिक होता है, और फिर आएगा आपका Q। ठीक है,
यस सर। ओके, इसमें बताओ, इसमें बताओ सर, ये आपका कार्बोनिक एसिड है, और ये पैरानाइट्रोफेनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। अभी अभी आपने बताया कि जो पैरानाइट्रोफेनॉल है, उसके बाद आता है आपका क्यू, और फिर आता है आपका पी, दैट इज योर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, ये अभी हमने सॉल्युबिलिटी टेबल से डिस्कस ऐसे किया है। ओके, नाउ बिफोर वी गो टू द गेसिंग कि अगर ये एसिड बेस रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेट मी जस्ट गेट यू अ सेट ऑफ पीके वैल्यूज फॉर दीज कंपाउंड्स। ठीक है, इन कंपाउंड्स के लिए मैं आपको पीके वैल्यू का एक सेट बता देता हूँ। ओके सी, देखो, फॉर द पीके वैल्यू इन माइंड वी हैव टू जस्ट कंपेयर देम, है ना, जस्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो सब या ऑब्वियस बात याद तो नहीं करेंगे सारे। तो जो ये है अपने ये वाले द इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो, इनका जनरली पीके इज लेस देन -1। ठीक है, पीके इज लेस देन -1, ये लेस देन जीरो बोल सकते हो आप। लेस देन जीरो इनका पीके रहता है। हाँ, पिक्रिक एसिड का इट इज अराउंड 0.38। ठीक है, एंड योर स्क्वायरिक एसिड इज अराउंड 1.5। ठीक, अब तुम्हें एक शॉक लगने वाला है। देख, जो ये होते हैं सल्फोनिक एसिड, इनका जनरली नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। सर मतलब कि सल्फोनिक एसिड्स आर बेटर देन पिक्रिक एसिड। सल्फोनिक एसिड्स आर बेटर देन पिक्रिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। बट ये सॉल्युबिलिटी टेबल में पीछे ही आता है, कुछ और फैक्टर्स, रिएक्शन नहीं कर पाते होंगे पिक्रिक एसिड जैसे जल्दी जल्दी, तो बस वो बात है। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं फिर हमारे, जो हमारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली 4 to 5 इनका पीके रहता है। ठीक है, 4 to 5 इनका पीके रहता है। अच्छा सर, जो आपका कार्बोनिक एसिड है ये वाला, इट इज जनरली 6.35। ठीक है, और जो ये है फिनॉल, इसका होता है पीके 10। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का पीके 10। ठीक है, बाकी H2CO3 का 6.35 देख लो। तो मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल का इससे कम होगा, 5 से 6.35 के बीच में होगा। फिनॉल का आपका 10 होता है। फिनॉल का आपका कितना होता है? 10 होता है। अच्छा, अच्छा, जो मेथनॉल है, इसको इम्पोर्टेंट है थोड़ा मेथनॉल का, मतलब पानी और मेथनॉल, इसका 5.5 है मेथनॉल का, 15.5 सॉरी, इसका 15.7 है। ठीक है, इसका 15.7 है। और फिर बाकी अल्कोहल का आपका 16 होता है। अच्छा, जो टर्मिनल अल्काइन होती है, जो क्या होती है, टर्मिनल अल्काइन होती है, इसका पीके होता है बेटा आपका 25 के आसपास। और बाकी जो ये नॉर्मल अमाइंस हैं, ठीक है, नॉर्मल अमाइंस आ रहे हो 35 to 40। ठीक है, अगर आप वो ले लो, वो वाली अल्कीन ले लो, कौन सी अल्कीन सर? प्रोटोनेटेड, अल्कीन बोल रहा हूँ मैं, अमाइन, प्रोटोनेटेड अमाइन अगर आप ले लो, ठीक है, प्रोटोनेटेड अमाइन आप ले लो, तो वो काइंड ऑफ यहाँ आ सकता है, प्रोटोनेटेड अमाइन यहाँ आ सकते हैं, पर ओनली एलिफेटिक वाली। अगर आप चाहो तो एलिफेटिक वाली को यहाँ डाल सकते हो, आर NH3+, यहाँ डाल सकते हो। इसका जो पीके रेंज होता है, इट इज जनरली 9 to 11। ठीक है, एलिफेटिक वाली को यहाँ डाल सकते हो। सर अगर एरोमेटिक वाली आ गई, एरोमेटिक वाली आ गई तो उसे कहाँ डालूंगा? बेटा वो तुम H2CO3 के साथ रिएक्ट कर जाती है वो वाली। सर ये क्या मतलब, क्या बोल रहे हो, अचानक से कहाँ ड्रॉप कर रहे हो कि H2CO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है या वो कर जाता है? बेटा सबर रखो, बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि जो हमारा एरोमेटिक वाला NH2 होगा, वो होगा दैट इज अवर और एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन, उसको तुम यहाँ रख सकते हो। यहाँ किसे रख सकते हैं? यहाँ तुम रख सकते हो पीएच NH3+ को इस पैरानाइट्रोफेनॉल के पीछे रख सकते हो। इसका पीके होता है 4.6। इसका पीके क्या होता है बेटा? 4.6। तो दीज आर द जनरल पीके। ठीक है,
अच्छा, साइक्लो ब्यूटा डाइनाइल का कितना होता है, सॉरी साइक्लोपेंटा डाइनाइल का कितना होता है, जो पिछली वाली क्लास में बोला था सर, उसका 15 होता है, ठीक है। सो दिस इज योर सॉल्युबिलिटी टेबल एंड दीज आर योर पीके वैल्यूज, ठीक है, एंड these are your applications and all. Now, let's come to the acid-base reactions. Let's come to the acid-base reactions. ठीक। अच्छा, देखो क्या होगा इसमें, बताओ सर। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने लिया एक एसिड दैट इज AH, ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, ओके। इसकी रिएक्शन हमने कराई किसी बेस के साथ दैट इज B। सर इसके पास लोन पेयर्स है, इस बेस के पास क्या है, लोन पेयर्स है। अच्छा, एक सेकंड का ये वाला साइन, अब बताओ क्या होगा। सर ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये H है तो इस पे काइंड ऑफ डेल प्लस होगा, इस पे डेल माइनस होगा, हाँ। तो ये इस H को कैच करेगा, देखो मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये इस H को कैच करेगा और ये वाली बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए लेके भाग जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, तो आपका क्या बनेगा सर, एक मेरा बनेगा बी के साथ H जुड़ जाएगा BH, और एक मेरा बनेगा A माइनस, एक मेरा क्या बनेगा, A माइनस बनेगा। सर ये मेरा, एक सेकेंड, ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है। हम्म। सर ये मेरा कॉन्जुगेट बेस एसिड है, ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है, और ये क्या है, ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है। बात समझ आई। एसिड और बेस की रिएक्शन से एक कॉन्जुगेट बेस और एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अच्छा, तो सर ये रिएक्शन कब कब होगी, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, तो वही हम बात करके आ जाओ। फिजिबिलिटी क्या है भैया रिएक्शन की, feasibility of this reaction, that is कब कब feasible होगी, जब जब एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ HA की ज्यादा हो HB से, और बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ B माइनस की ज्यादा हो A माइनस से, उस दौरान ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी, उस दौरान आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस बात को एक डब्बे में डाल दूं और आपसे पूछूं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, तो क्या आप मुझे एक चीज बता दोगे, सर आप पूछे तो सही क्या बताना है। मैंने बोला सुनो जरा, तो क्या तुम मुझे ये बता दोगे कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शन प्रोसीड्स इन डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड्स एंड बेसिस, एंड बेसिस, जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है इन डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड्स एंड बेसिस। तो ओके, अब कुछ रिएक्शंस होती है हमारे पास, वो हम कर लेंगे, काम खत्म, हमारा सॉल्युबिलिटी टेबल का काम खत्म, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ समाप्त होती है, बेसिक स्ट्रेंथ पे हम जाते हैं उसके बाद। चलो बताओ, फॉर एग्जांपल कुछ ही रिएक्शंस होती है सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ NaOH एंड NaHCO3। चलो देखो, देखो यहाँ पे यही पे लिख देता हूँ सर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला हाँ, एक एसिड है AH, एक एसिड है AH, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम मेटल के साथ, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम मेटल के साथ, और लेट मैंने 2 मोल सोडियम के लिए, ठीक है। सोडियम क्या करता है, एक मेटल क्या करता है सोचो। सर एक मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है। मेटल किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। एक Na एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 Na आपके 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और खुद ये चेंज हो जाएंगे आपके Na+, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब सर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस H को कैच करेंगे, और ये वाली H और A की बॉन्ड तोड़ देंगे, देखो
अगर आप सोच रहे हो ये कैसे कैच कर रहा है, तो जो H की सिग्मा स्टार है, H के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और H और A की बॉन्ड, एक सेकंड, H और A की बॉन्ड टूट जा रही है। तो क्या बन रहा है आपका बताओ। सर हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा कि H2 गैस निकल रही होगी आपकी, बताओ। यस, H2 गैस आपकी निकल रही होगी। प्लस Na, Na प्लस A माइनस। H2 गैस आपकी पूरी निकाल दो ना, H2 गैस, दो मोल लिए मैंने, हाँ, तो पूरी आपकी ये निकल रही होगी H2 गैस। अच्छा सर, ये वाली रिएक्शन कौन कौन देगा, ये वाली रिएक्शन कौन कौन देगा, अभी लिख देता हूँ आपके लिए। गिवन रिएक्शन गिवन बाय एसिड्स टिल, आप ले लो इसको टर्मिनल अल्काइन या अमाइंस तक ले लो, है ना। ये वाली रिएक्शन Na मेटल के साथ सब रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। रिएक्शन गिवन बाय ऑल एसिड्स, ऑल एसिड्स एक्सेप्ट, सर एक्सेप्ट अल्कीन, अल्काइन, सॉरी, अल्कीन, अल्कीन है, अल्कीन। ये दो रिएक्शन नहीं देते, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अच्छा सर, दूसरी कौन सी रिएक्शन है ये बता दो, बेटा ध्यान से देखो उसके। दूसरी रिएक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने एच, एक काम करता हूँ ना, दो और पढ़ानी है तो ये एच तो सेम ही रखूंगा। अगले पेज पे, अगले यहाँ पे, चलो। अच्छा, अब बेटा इसके बाद जो हमारी अगली चीज आती है दैट इज अवर NaOH, या NaH ले लो, चलो पहले, दैट इज अवर NaH, ठीक है। अच्छा, NaH का क्या होता है, NaH में देखो Na इज इन प्लस एंड H इज इन माइनस, ठीक है, H इज इन माइनस। इस बेस के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात बताना चाहूंगा तुम्हें, आगे बताता हूँ। अभी फिलहाल तो क्या होगा कि सर ये H माइनस है, ये इस H पे अटैक करेगा, A को बाहर, तो क्या बनेगा आपका सर, यहाँ भी आपकी H2 गैस बनने वाली है विद Na। हाँ, तो सर यहाँ भी सेम है। सबके साथ कर लेगा रिएक्ट, बिल्कुल कर लेगा। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात ये है, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें समझ नहीं आएगा सर। NaH एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। सर ये क्या है मतलब, अभी तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। कोई नहीं बेटा, आराम से तुम्हें बाद में समझाया जाएगा कि ये बात क्यों लिखी गई है कि NaH एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर बच्चा देख रहा है तो उसे पता चल गया होगा न्यूक्लियोफाइल क्या है, और अगर कोई जे एडवांस का देख रहा होगा तो उसे पता चल रहा होगा कि इसमें जे एडवांस 2025 में एक NaH का सवाल आया था, वो गलत किया। आई होप मैंने डिस्कशन भी डाला है, अगले संडे को आ रहा है जे एडवांस 25 का डिस्कशन, है ना। चलो, खैर वो बात तो होती रहेगी। सर अब ये रिएक्शंस हो गई हैं, अब आपने कुछ और बोले थे, हाँ मैंने बोला था NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है, मैंने क्या बोला था, NaOH के साथ रिएक्शन। अच्छा सर, NaOH में क्या होता है कि O, H के ऊपर माइनस है, Na के ऊपर प्लस है। अच्छा, अब क्या होगा सर, ये जो O है इसका, ये हमारा प्रोटॉन खींचेगा इस बार, A को मारेगा लात बाहर, ठीक है, A को मारेगा लात बाहर, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सर यहाँ पे आपका अब चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका बनेगा पानी HOH, और आपका बनेगा NaA, ठीक है। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन कौन ये रिएक्शन दे सकता है, रिएक्शन, रिएक्शन गिवन बाय एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन, बताओ। यहाँ पे H2O बन रहा है, और हमने बोला था रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड, तो जो जो एसिड H2O से स्ट्रॉन्ग होगा, क्या क्या वो ये रिएक्शन दे देगा, हाँ सर, गिवन बाय एसिड स्ट्रॉन्गर देन, एसिड्स, अरे भाई, एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H2O, पानी से स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ये टेस्ट दे देगा। अच्छा, और क्या होता है सर, बेटा और होता है NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 इज अ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें O के ऊपर माइनस होता है, N के ऊपर प्लस होता है। अब सर ये भी सेम करेगा, खींचेगा A बाहर, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे बनेगा आपका H2CO3 प्लस NaA, ये तो आपका कॉन्जुगेट बेस है। अब H2CO3 में क्या होगा सर, सर ये टूट जाता है, H2CO3 इक्विलिब्रियम में रहता है आपके
H2O प्लस CO2 के साथ। सर अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है धीरे धीरे। जो ये CO2 है, जो ये CO2 है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है। CO2 क्या देता है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है। CO2 आपका ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है, और हमें इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। ऐसे एसिड्स मैंने टेबल में बनाए हैं जो कि H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल तक, जिसमें हमारा एनिलीनियम आयन भी आ गया था। एक और एसिड है जो ये रिएक्शन देता है, ठीक है, उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख देते हैं। एक क्वेश्चन के फॉर्म में वो आपको वो कंपाउंड करा देता हूँ, बिकॉज क्या पता कभी फंस जाए सवाल। तो हमारा ये है डाई मेटा नाइट्रोफिनॉल, मतलब इसकी दो दो मेटा पोजिशंस पे NO2 लगा है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराई, तो क्या एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा? बुलबुले आएंगे, बुलबुले। बताओ, क्या यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा? पॉज करो और सोचो, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा या नहीं आएगा? मतलब सिंपली ये सोचो, CO2, क्या यहाँ पे CO2 उड़ेगी? यस और नो? क्या यहाँ पे CO2 उड़ेगी? दैट इज यस और नो। क्योंकि काइंड ऑफ ये कभी कभी कंट्रोवर्शियल बन जाता है सवाल थोड़ा थोड़ा। बट आप ये बताओ, क्या यहाँ पे CO2 उड़ेगी? क्या यहाँ पे CO2 उड़ेगी? बताओ, सोचो, सोचिए, सोचिए जनाब, सोचिए, क्या यहाँ पे CO2 उड़ेगी? आप बोलोगे सर यहाँ पे ना ही ऑर्थो है ना ही पैरा है, यहाँ पे मेटा पे है। मेटा पे है तो मतलब NO2 अपना वो नहीं लगा पा रहा है। क्या नहीं लगा पा रहा है? NO2 अपना -M इफेक्ट नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। NO2 अपना -M इफेक्ट नहीं लगा पा रहा है। अच्छा, तो अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? अब तुम क्या कर सकते हो बताओ? अब तुम ये सोच सकते हो, पर सर -I तो लग रहा है। तो ये बेटा बहुत ही खतरनाक चीज है ऐसे करके, और ये रिएक्शन आपका दे देता है। ये आपकी रिएक्शन दे देता है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन क्या कर देता है? दे देता है, ठीक है। As we will see, pK of H2CO3 is somehow 6.35, yes, 6.35। इसका pK कभी कभी इससे ज्यादा भी चले जाता है, पर जो ये है इनसे कम रहता है, 10 से कम रहता है इसका pK, है ना, ताकि इनके साथ रिएक्शन देते हैं, है ना। और जो आपका ये है, ये 3.5 है, इसका पीके समथिंग 3.5 से थोड़ा ही कम है बस, है ना। पीके इसका 3.5 से थोड़ा ही कम है, पर ये रिएक्शन दे देता है। तो ये क्या कर देता है? आपकी रिएक्शन ये दे देता है, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने एनिलियम आयन आपको बता दिया, ये पे दिस इज योर एनिलियम आयन, है ना। नाम लिख देता है मैंने इन सारे एसिड्स के, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। दिस इज योर, अच्छा इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। दिस इज योर पिक्रिक एसिड, दिस इज योर स्क्वेरिक एसिड। इनके नाम प्लीज आप याद रखो। जितने भी SO3H वाले आएंगे, इन्हें हम बोलेंगे स्क्वेरिक एसिड, सॉरी, सल्फोनिक एसिड। एल नहीं है, लगा लो, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अगर ये केस आ गया है तो मैं तुम्हें कुछ और बता देता हूँ, चलो। सल्फोनिक एसिड से याद आया मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिनॉल तुम्हें पता है, राइट। दिस इज अवर पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज अवर कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। और बताओ, फिनॉल्स तुम्हें पता है? पता है, ये सब तुम्हें पता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताता हूँ, ये थोड़ा नाम वाला ही सीन है। देखो, एक हमारे पास होता है ये, और यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, कुछ ग्रुप लगा के मैं इनके नाम आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो,
बेटा इसका नाम है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। टोलिन के पैरा पे सल्फोनिक एसिड है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। और इसको प्लीज लिख लेना, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। इससे आप बोलते हो टोसाइल, टोसाइल ग्रुप, है ना। टोसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, टोसाइल सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, टोसाइल SO3H। ठीक है। और इसे हम और कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TSOH से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इसे हम बोलते हैं नोसाइल, NO2 है तो नोसाइल SO3H। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NSOH, है ना। NSOH से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अच्छा ये OH भी चेंज हो सकता है, अभी देता हूँ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं CH3 ही लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ Br कर देता हूँ। ठीक है, चलो उसका भी लिख लेंगे। सर ये क्या है, इसके बोलते हैं ब्रोसाइल। इसे क्या बोलते हैं, ब्रोसाइल SO3H। या ब्रोसाइलेट, अगर O माइनस हो गया तो ब्रोसाइलेट। और BS लिखा सही है, बोला गलत है, BSOH। ठीक है, बुलशिट नहीं बोलना। ब्रोसाइलेट। अच्छा ये क्या है बताओ। सर ये है आपका, ये क्या TSOH है क्या, नहीं सर। TS का OH हटा के Br लगा दिया, दिस इज TSBr। इसे हम बोलते हैं प्यार से टोसाइल ब्रोमाइड। इसे क्या बोलते हैं, टोसाइल ब्रोमाइड। तो ये कुछ मतलब सल्फोनिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स एंड वगैरह थे, मैंने सोचा यहीं पे आपको बता दूं, आपको क्लियर रहेगा, है ना। बाकी एडवांस ने ये तो पूछा एक बार, एसिड का मतलब कैटलिस्ट वगैरह। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, काइंड ऑफ अच्छा सवाल है। ठीक है। सो या दिस वाज योर एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस वाज योर एसिडिक strength, solubility table and reactions with acids, and sorry reactions with मतलब reactions of acid and bases। अच्छा सर, अब हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एसिड भी पता है, कॉन्जुगेट बेस भी पता है, बट वी डोंट नो अबाउट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। वी डोंट नो अबाउट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। चलो आपकी दुविधा जो है उसे दूर करते हैं। आपकी क्या करते हैं, दूर, दुविधा आपकी दूर करते हैं। एंड प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम अ न्यू कैंडिडेट in your notes, and that is our basic strength, that is our basic strength। चलो, तो कैसे निकाली जाती है बेसिक स्ट्रेंथ, अभी देख लेते हैं सर। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है वो तो अभी देख लेते हैं। चलो एक रिएक्शन कंसिडर करो, मेरे पास एक बेस है बी माइनस, जिसको मैंने एक H प्लस दिया, जिसको मैंने क्या दिया बेटा, एक H प्लस दिया। ठीक है सर, H प्लस दिया। फिर जब इन दोनों की रिएक्शन हुई आपस में, तो मुझे क्या मिला, एक BH मिला। मुझे क्या मिला बेटा, एक BH मिला। ओके सर, आपको एक BH मिला। इस रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं उसे प्यार से के भी बुलाता हूँ। मैं उसे प्यार से क्या बुलाता हूँ, के भी बुलाता हूँ। आप चाहो तो आप भी उसे प्यार से के भी बुला सकते हो। अच्छा, और ये BH को क्या बोलते हैं सर, ये एक कॉन्जुगेट, क्या होगा बताओ, बेस से H जोड़ोगे तो कॉन्जुगेट एसिड है। आई होप आपने इन और सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, कॉन्जुगेट एसिड है। सर आपने के भी तो लिख लिया, के भी निकाल भी लो, लगे हाथ। ओके, के भी निकाल लेता हूँ मैं। के भी क्या होगा बताओ सर, के भी होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ BH अपॉन concentration of B minus into concentration of H plus। ठीक है, दिस विल बी योर पर्टिकुलर टेबल, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इसे प्यार से बुलाते हो। सर क्या बुलाते हैं, इसे बोलते हैं हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इसे बोलते हो। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सर इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम इससे पीकेबी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होता है माइनस लॉग ऑफ केबी। इस केबी से हम पीकेबी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस लॉग ऑफ केबी। एंड जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है सर, जो हमारी क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। आवर बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ओके सर, हमें ये बात बिल्कुल समझ में आई है। अच्छा सर, बेसिक स्ट्रेंथ के और एक सेकंड ना, मैं जरा इसको ढंग से लिख लूं। सर बेसिक स्ट्रेंथ के और क्या मतलब चीजें हैं मेन, और क्या चीजें हैं मेन? देखो अभी बताओ। जो इस बेस के ऊपर माइनस है, अगर ये माइनस लोकलाइज्ड हुआ तो ये आसानी से इस H प्लस को कैच कर लेगा। हाँ, पर अगर ये माइनस डी लोकलाइज हुआ तो ये कहीं अपने ही मॉलिक्यूल में बिजी होगा, और इसको ये देने की चाहत इसकी डिक्रीज हो जाएगी। बंद नहीं करेगा देना उसे, पर डिक्रीज हो जाएगी, उसे वो कम समय देना, मतलब देना क्या, वो कम समय उसे दे पाएगा। अच्छा, तो कुछ देख लेते हैं कितने फैक्टर्स होते हैं, आई गेस। देखते हैं कितने बताते हैं आपको, ये मुझे कितने याद आ रहे हैं अभी। सारी ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, it is directly proportional to localized lone pair. It is directly proportional to localized lone pair और directly proportional to the electron density. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेसिसिटी। अच्छा सर, और सर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर हमारा बेस अनस्टेबल है। अगर हमारा बेस अनस्टेबल है, ठीक है, अगर हमारा बेस अनस्टेबल है। सर आपने अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करी है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हमें ज्यादा चाहिए तो वी हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। दे विल गिव देयर प्लस आर प्लस एच प्लस आई, ठीक है। और हमने जो एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था, अगर एच बॉन्डिंग बेस में हो गई, कॉन्जुगेट बेस में हो गई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां हम बोल सकते हैं एच बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट एसिड। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट एसिड, एच बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और लास्ट में एक इफेक्ट होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं फॉर कंपेयरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर कंपैरिजन ऑफ योर बेसिक स्ट्रेंथ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब एग्जांपल लेते हैं। और क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, MEnH3 CH3 है, ठीक है। Me2NH, मतलब दोनों साइड CH3, दिस इज सेकेंडरी अमीन। और एक मैंने लिया आपको Me3N, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम हवा में हमने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करी, मतलब गैस फेज में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करी। हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें, एक है हमारे पास गैस फेज होती है, और फिर हम रिएक्शन तो पानी में ही होती है, तो एक हम एक्वस फेज में चेक करते हैं, एक हम क्या चेक करते हैं, एक्वस फेज में चेक करते हैं। सर अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, हमने कुछ ऐसा देखा, क्या देखा सर, गैस फेज में तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अच्छा, और एक्वस फेज में क्या आया, एक्वस फेज में आया सर बी, देन ए, देन सी। एक्वस फेज में क्या आया, एक्वस फेज में आया बी, देन ए, देन सी। एक्वस फेज में आपका ये आया। अच्छा सर, ऐसा क्यों, सर ऐसा कैसे हुआ, हाउ एंड हाउ, ये भी कैसे हाउ। जो ये वाला हाउ है, इसका आंसर तो कुछ ऐसा है, मोर प्लस आई ऑफ CH3, दैट इज मोर बेसिसिटी, मोर बेसिसिटी। यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप, देखो ऐसे कुछ होगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो लोन पेयर होगा और ये मिथाइल ग्रुप्स है, ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका डाइपोल पूरा इधर को कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नाइट्रोजन पे बढ़ रही है, काइंड ऑफ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ रही है, काइंड ऑफ दे रहा है। हाँ सर, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, हाँ सर बात समझ में आ रही है। अच्छा,
अच्छा, तो वो तो ज्यादा प्लस आई, ज्यादा डोनेशन के कारण वो ज्यादा बेसिक है। अच्छा, तो सर ये एक्वस फेज में क्या होगा? ये एक्वस फेज में यहाँ पे क्या गलती हो रही है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। एक्वस फेज में क्या गलती हो रही है? तो मैंने बोला, ध्यान से देखो, एक्वस फेज को अगर हम स्टडी करें, एक्वस फेज को स्टडी करें, तो इसमें काइंड ऑफ दो इफेक्ट्स लग रहे होंगे। दो इफेक्ट्स लग रहे होंगे। एक तो गैस फेज वाला जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लग रहे हैं। तो सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लग रहे होंगे अभी भी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हाँ, और सर एक्वस फेज में है तो पानी है हमारे पास जो कि इसको सॉल्वेट कर रहा होगा, तो एक हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट लग रहा है। एक हमारे पास क्या लग रहा है? सॉल्वेशन इफेक्ट लग रहा है। अच्छा, अब देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के चलते अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर तो वही आना चाहिए, सी, बी, ए। पर अगर सर हम सॉल्वेशन देखेंगे, तो सॉल्वेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास एच कितने हैं। सॉल्वेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास एच कितने हैं। ठीक है, सॉल्वेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास एच कितने हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों देखेंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ सॉल्वेट करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एम ई एन एच एच, फिर एक है मेरे पास Me2NH, और एक है मेरे पास Me3N। ठीक है, अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको सुनने की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सुनने की जरूरत यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा। देखो, पानी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे। देखो, ये ऐसे ऐसे देखो, सॉल्वेशन हो रहा है, देखो। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सॉल्वेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ कैसे दिखाऊंगा? यहाँ ऐसे दिखा दूंगा, देखो, सॉल्वेशन। इसमें सॉल्वेशन नहीं होता। Me3N में आपका सॉल्वेशन नहीं होता है दोस्त। ध्यान से सुनो मेरी बात को। Me3N में आपका सॉल्वेशन नहीं होता है। अच्छा, तो सर इससे हमारा क्या फायदा हुआ, मुझे ये बताओ। बेटा फायदा कुछ नहीं हुआ, बस एक चीज है कि जब आप इनको प्रोटोन दिलवाओगे, जब आप इनको क्या करोगे, प्रोटोन दिलवाओगे, तब क्या होगा? सर यहाँ पे एक एच लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। यहाँ पे भी एक एच लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और सर यहाँ पे एक एच लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब असली गेम चेंज होगा। अब इसको घेरने के लिए और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसे घेरने के लिए। देखो, और मॉलिक्यूल्स, इसे भी अब एक मॉलिक्यूल काइंड ऑफ मिल जाएगा, पहले नहीं था ना उसके पास। ठीक है, अब देखो, इसे सॉल्वेट कर रहा है, इसे सॉल्वेट कर रहा है, ये इसे सॉल्वेट कर रहा है, इसे सॉल्वेट कर रहा है। अब बताओ सॉल्वेशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? सर प्राइमरी वाले में सॉल्वेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, प्राइमरी वाले में सॉल्वेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल बन पा रहा है, ज्यादा सॉल्वेशन, ज्यादा घिराव, उससे ज्यादा लोग सेफ रख रहे हैं, ज्यादा उसका सॉल्वेशन हो रहा है, ज्यादा वो स्टेबल है। तो यहाँ पे जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है, दैट इज प्राइमरी की ज्यादा आ रही है, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं सर, एक है सॉल्वेशन इफेक्ट, एक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के चलते टर्शरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, और सॉल्वेशन इफेक्ट्स के चलते प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक। अब क्या करें सर, अब क्या करें बताओ? तो अब बेटा कुछ नहीं करो, अब बस तुम ये देखो कि तुम्हारा डेटा के अनुसार क्या आंसर आया है, या तुम्हारी एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो जो ये है, इसके हाउ का आंसर मैंने आपको दे दिया आई गेस। इसके हाउ का आंसर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी लग रहे हैं, सॉल्वेशन भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर आपका ये आ रहा है। ठीक। अच्छा बेटा, बस एक और हमारे पास केस होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास CH3NH2 है, फिर आपको वही वही सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3 2NH है, और CH3 3N है। ठीक है, दूसरा इथाइल अमाइन है, या आपके पास डाई इथाइल अमाइन है। या तो इसको ऐसे मत करो, ऐसे समझ लो कि जब आपके पास एन से, मतलब जब मिथाइल अमाइंस का अगर मैं केस बताऊं आपको, फॉर मिथाइल अमाइंस, फॉर मिथाइल अमाइंस, तो अभी आपने क्या देखा है यहाँ से, मिथाइल अमाइंस में क्या आ रहा है? सबसे पहले 2 डिग्री आ रहा है, फिर प्राइमरी आ रहा है, फिर 3 डिग्री आ रहा है। हाँ, अब बताओ इथाइल अमाइंस में क्या आता है? ये बताओ, इथाइल अमाइंस में क्या आता है बताओ?
सर अरे भाई, इथाइल अमाइंस में होता है सर आपका 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, इथाइल अमाइंस में आपका ये होता है। मिथाइल अमाइंस में होता है 213, इथाइल अमाइंस में होता है 231। अच्छा सर, और सर वो प्रोपाइल ब्यूटाइल वगैरह, बेटा प्रोपाइल ब्यूटाइल वगैरह का आपका वही होता है 3:1। ठीक है, वो आप देख लेना। प्रोपाइल ब्यूटाइल और मतलब इथाइल के बाद वालों का एक्वस और गेस फेज में सेम होता है, दैट इज 3:1, दैट इज 3:1। अच्छा, तो ये क्या हुआ आपका, दिस वॉज योर सॉल्वेशन इफेक्ट, दिस वॉज योर सॉल्वेशन इफेक्ट, और वी कैन से दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा सर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ो फिर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े, बढ़ लो सर, बढ़ लो। चलो देखो फिर, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। सर कौन सी चीज बताएं आपको, आपने कुछ बनाया ही नहीं। मैंने बोला अभी बना लेता हूँ, मैंने क्या बोला, अभी बना लेता हूँ। देखो, एक मेरे पास ये है NH2, और एक मैंने क्या किया कि बेंजीन का जो ऑक्सीजन है उसे हटा दिया, और अब मेरे पास ये है। बताओ विच इज मोर बेसिक, ए एंड बी, विच इज मोर बेसिक। सर हमने इसको देखा देखा देखा, ध्यान से देखा, हमने देखा यहाँ पे हमारा लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इट इज अ डी लोकलाइज लोन पेयर, जबकि यहाँ पे का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तीसरा, ये बताओ एन, इस एन को हमने पकड़ के रखा है, ये इसका लोन पेयर है, और एक हमारा ये है ट्राइथाइलमाइन, और ये इसका लोन पेयर, ये ए है, ये और दूसरा वाला क्या है, पी है। बताओ विच इज मोर बेसिक। सर ये कैसे बताएं, ये कैसे बताएं, बेटा देखो, ये एन तीनों जगहों से बॉन्डेड है, और यहाँ ऊपर भी ये एक कार्बन से बॉन्डेड है, इट इज अ रिजिड सिस्टम। ये क्या है, एक रिजिड सिस्टम है। तो अगर मैं बोलूं ये एक रिजिड मॉलिक्यूल है, और ये एक फ्री मॉलिक्यूल है। अच्छा, फ्री मॉलिक्यूल है तो क्या है ना, जो इसका लोन पेयर है ये नाचता रहता है, ये इसका लोन पेयर क्या रहता है, नाचता रहता है। इट इज अ फ्री मॉलिक्यूल। अच्छा, फ्री मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, लोन पेयर अवॉइड्स प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन एंड फ्लिप्स। क्या बोलना चाह रहे हो सर, देखो ऐसा समझो, जब भी इसके पास H+ ऐसे ऐसे आना चाहता है, ये बताऊं क्या कर देता है खुद को। सर ये खुद को ऐसे 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 फ्लिप कर देता है, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर है, ये अपने आप को फ्लिप कर देता है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फ्लिपिंग ऑफ अमाइन, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फ्लिपिंग ऑफ अमाइन। ठीक है, जब भी इसके पास लोन पेयर आने का ट्राई करता है, ये फ्लिप हो जाता है। क्या भाई, फ्लिप कर क्या, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है फ्लिपिंग की वजह से। तो इसका आंसर हो गया ए ग्रेटर देन बी। स्लिपिंग की वजह से आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया, स्लिपिंग की वजह से आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, एक और देखो, एक और देखो, आ, ये नॉर्मल NH2, और यहाँ पे बल्कि लगा दो थोड़ा, लो, बल्कि ग्रुप वाला NH2, नॉर्मल NH2 और बल्कि ग्रुप वाला NH2। बताओ भाई, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर ये ए है और ये बी है, तो बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसके कॉन्जुगेट एसिड की मतलब स्टेबिलिटी चेक कर लो, बनाओ भाई। सर इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा एनिलीन का, वो कुछ ऐसा दिखेगा, NH3+। हम्म। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे SIR लगेगा क्या, नहीं सर, ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 तो है, पर ये हाइड्रोजन है ना जो, ये बल्कि नहीं है, तो यहाँ पे SIR नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो SIR इफेक्ट, नो SIR इफेक्ट। अच्छा,
तो इसका वो बना के बताओ फिर, कॉन्जुगेट एसिड। सर इसका कॉन्जुगेट एसिड कुछ ऐसा दिखेगा, एच 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 प्लस, और यहाँ पे ये किसी अंधे को भी अभी दिख रहा होगा, सर यहाँ पे तो कुछ गंदी चीज हो रही है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, टन टनाटन हो रहा है। यहाँ पे ये एच उस एच के साथ टन टनाटन, इसके भी तो ऐसे एच है भैया, बल्कि मिसाइल की देखो, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में इनका इलेक्ट्रॉन क्राउन टकरा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है ना। इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं SIP इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता है। और इसका वजह से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिक्रीजेस। अच्छा, समझ आया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। अच्छा, एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, फिर आपको सवाल देते हैं, या देखता हूँ मैं कुछ और, अगर मुझे कराना हो तो करा देंगे। तो अब यहाँ देखो, NHMe, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन, और अब आ गया NMe2। ओहो, ये क्या है आपका, दिस इज योर टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन। सर यहाँ भी लगा दो आइसोप्रोपाइल, यहाँ भी लगा दो आइसोप्रोपाइल, अलग अलग जो वहां जगह नहीं है ना, इसलिए यहाँ लगा रहा हूँ आइसोप्रोपाइल। अच्छा, अब सर क्या है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ एक मिथाइल बल्कि ग्रुप मौजूद है, यहाँ दो दो मिथाइल बल्कि ग्रुप मौजूद है, तो दोनों में SIR इफेक्ट लगेगा, दोनों में SIR इफेक्ट लगेगा। अच्छा, अब बताओ ज्यादा किस में लगेगा। सर जो ये सेकेंडरी अमाइन है, इसमें एक H है, एक Me है, और इसमें दो दो Me है, तो यहाँ पे SIR मोर लगेगा। टर्शियरी वाले केस में SIR क्या लगेगा, मोर लगेगा, यहाँ SIR लेस रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ SIR लेस लग रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन डू मोर रेजोनेंस, नाइट्रोजन यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस कर रहा होगा, और यहाँ पे मोर SIR है, तो यहाँ पे का जो नाइट्रोजन है डू लेस रेजोनेंस, नाइट्रोजन डू लेस रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक चीज देखूं, तो यहाँ पे लोकलाइज्ड ज्यादा है, लोकलाइज ज्यादा है, और यहाँ डी लोकलाइज ज्यादा है ना। तो DL मतलब क्या होता है बेटा, ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। यहाँ DL ज्यादा है, ठीक है, मतलब डीलोकलाइज है, ज्यादा डीलोकलाइज है, ज्यादा रिंग की तरफ जा रहा है, तो H प्लस को देने के लिए नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे लोकलाइज ज्यादा है क्योंकि कम रेजोनेंस कर रहा है, H प्लस को देने के लिए ज्यादा अवेलेबल है। तो अगर A और B में चेक करोगे, तो सर B इज ग्रेटर देन A। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट अगर लग रहा है, तो सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी टर्शरी अमाइंस, टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस। जनरली यही चीज भी होती है, यही चीज ही होती है, टर्शियरी ही ज्यादा बेसिक होता है ना। बस यहाँ पे ये SIR लगा है। अच्छा, अगर ऐसा होता बताओ, नॉर्मल ये होता, नॉर्मल ये, नॉर्मल NMe2 होता, और बल्कि ग्रुप वाला NHMe होता, अब बताओ। सर यहाँ पे SIR लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसका प्लेन पलट जाएगा, ये तो प्रॉपर रेजोनेंस कर रहा है, ये थोड़ा इससे तो कम ही रेजोनेंस कर रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती, ज्यादा होती। ये आपका ये दिस इज द SIR इफेक्ट का यूज, दिस इज द SIR इफेक्ट यूज। यहाँ पे मैं इस टॉपिक, दिस इज द काइंड ऑफ अ टॉपिक, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट, दिस इज अवर फ्लिपिंग ऑफ अमाइन, इट इज आल्सो अ टॉपिक। और क्या है, ये आपका सॉल्वेशन, ये तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस घोट के पीछे वैसे, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, 5 हो गए, एक छठवां भी देख लो, छठवां भी देख लो, मुझे अगर देखता हूँ, मुझे याद है नहीं है वो ढंग से उसका स्ट्रक्चर। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे N ऐसा, ऐसा,
और एक सेकंड, ये अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकंड, मुझे अच्छे से बनाना दो। थोड़ा सा मुझे बड़ा टाइम चाहिए बस। ये 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 ठीक है। कार्बन हटा के ही एन लिख रहा हूँ यहाँ पे एन और यहाँ पे एन। ठीक है। अच्छा, और दूसरे कंपाउंड बनाता है और यहाँ पे एन नहीं है। ठीक है। उसमें जो एन है वो यहाँ है। ठीक है, उसमें एन यहाँ है। अब देखो, अब बताओ ज्यादा बेसिक कौन है, ए ज्यादा है या बी ज्यादा बेसिक। ठीक है। सबसे पहला क्या था, लोन पेयर चेक कर लो, लोन पेयर देख लो। सर इसका लोन पेयर इधर है, इसका लोन पेयर इधर है ऐसा। अच्छे से बनाओ। ये इसका लोन पेयर इधर है, इसका लोन पेयर इधर है। सर एक चीज मुझे दिख रही है, आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, पर सर मुझे दिख रहा है ये दोनों कुछ ज्यादा ही पास नहीं लग रहा। हाँ, तो सर यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस ज्यादा है मेरे ख्याल से। बेटा तूने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पे बिल्कुल हिंड्रेंस ज्यादा है। तो क्या होता है, इस हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये लोन पेयर अपना एक एच को देके यहाँ पे प्लस बना लेता है, हिंड्रेंस काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज ए ग्रेटर देन बी। सो दिस वाज योर एडवांस वाला टॉपिक, प्योर एडवांस। एसआईआर इफेक्ट तो चलो बेसिक है, दिस वाज योर एसआईपी इफेक्ट, फ्लिपिंग ऑफ अमाइन। दिस इज योर एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, दिस इज योर मिथाइल एंड इथाइल का ऑर्डर, एंड दिस इज योर कंप्लीट बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, एक और चीज बची, यस थैंक यू, मुझे याद आया। एक और चीज बता देता हूँ आपको। अगर सर डिफरेंट फैमिली आ गई तो क्या करेंगे, है ना। अगर सर डिफरेंट फैमिली में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तब क्या करेंगे। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक चीज होती है, बहुत ही प्यारी चीज होती है। सर वो क्या है हमें बता दीजिए, वो आप हमें बता दीजिए, हमें मौजा आ जाएगा उस चीज को सुन के। उस चीज को सुन के हमें मौजा आ जाएगा। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बताता हूँ आपको। आपसे कुछ क्यों ही छुपाना है। देखो, देखो, सुनो। ओके देखो, सेवेंथ वाला, दैट इज एक आप ये कंपाउंड कंसिडर करो, NH2, कार्बन, NH, NH2, एक ये कंसिडर करो। ठीक है। एक आप ये कंसिडर करो, R ग्रुप, एक NH2 हटा दिया। ठीक है, एक आप ये कंसिडर करो। फिर आप ये कंसिडर करो। फिर आप ये कंसिडर करो। ठीक है। फिर एक ये देखो, और फिर आप देखो ये। ओके। अच्छा अब देखो, नाम बता देता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा गुआनिडीन। इसको क्या बोलते हैं, गुआनिडीन। इसको बोलते हैं अमीडीन। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाइडीन। दीज आर अमाइंस, दीज आर इमाइंस। अच्छा, ये अमाइड, एंड दिस इज साइनाइड, एंड दिस इज व्हाट बेटा, साइनाइड। ठीक है, अब देखो सर, यहाँ पे तीन नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर यहाँ जा रहा है, ये लोन पेयर यहाँ जा रहा है। ओके, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर इस पे जा रहा है, इसका लोन पेयर इसी के पास है। इसका लोन पेयर इसी के पास है, पर इसका लोन पेयर इसके पास है sp3, इसका लोन पेयर इसके पास है sp2। सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जा रहा है, और सर इसका लोन पेयर इसी के पास है sp। ठीक है, अब देख, यहां में इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दोनों बढ़ा रहे हैं, वेरी वेरी स्टेबल। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये दोनों इसीलिए इन सबसे आगे हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं बढ़ा रहा। ये sp3 है, ये sp2 है, तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा होगा। सर sp वाला तो लास्ट में आएगा। और यहाँ देखो, इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, ये लोकलाइज है, ये डीलोकल, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, पर ये लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है ना। तो इसीलिए जो आपका यहाँ ऑर्डर आता है दैट इज योर दिस, guanidines, amidines, amines, imines, amides and cyanides। ठीक है, एंड साइनाइड। ओके, लास्ट थिंग दैट इज योर क्वेश्चन एट, क्या मैं कैन आई इंक्लूड इट हेयर, कैन आई इंक्लूड इट हेयर, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ही जगह चाहिए बस, मैं ट्राई करता हूँ इसको यही लिखने का, ताकि हमारा एक पेज बच जाए। ऐसा मतलब ऐसा एज सच पेज का कोई चिंता तो है नहीं, है ना, डिजिटल ही है पर फिर भी
अच्छा लगता है जब सब एक ही पेज में आ जाता है। देखो, एट, एट, एट क्या है सर? एट में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सर जो अमाइड्स हैं, नॉट प्रिफर्ड एज एसिड्स नॉर बेसिस। इनको आप बेस और एसिड की तरह नहीं प्रेफर करते हो, अमाइड्स को। अच्छा, और बेटा पाइरूल्स, पाइरूल्स नॉट प्रिफर्ड एज बेसिस, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी चली जाएगी। नॉट प्रिफर्ड एज बेसिस, सोचना खुद, मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट तो दे रहा हूँ ना। एरोमेटिसिटी लूज कर देंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, और बताओ सर, और बताओ। बेटा जी ऊपर आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें जो ये ग्वानिडीन है, इसे हम प्रोटॉन स्पॉन्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन स्पॉन्ज और सुपर बेस। सर क्यों? सर व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस प्रोटॉन स्पॉन्ज और सुपर बेस? इसका ये मतलब होता है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपके पास है, जैसे कि इस कंपाउंड में है, दो दो नाइट्रोजन ग्रुप इसे अपने लोन पेयर देके इस पे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, योर प्रोटॉन स्पॉन्ज और सुपर बेस। है ना, जब भी कोई नाइट्रोजन, कोई एटम किसी दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर अपना वो बढ़ा रहा होता है, सर क्या बढ़ा रहा होता है? क्या बढ़ा रहा होता है सर? आप एक बार बता दो, ढंग से बता दो। मैंने बोला, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ा रहा है तो हम उसे प्रोटॉन स्पॉन्ज या सुपर बेस कहते हैं। जैसे ग्वानिडीन इज योर वन एग्जांपल। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उसके हिसाब से हम और डिस्कस कर लेंगे। कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, हम और इनको डिस्कस उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो। सो दिस वाज योर बेसिक स्ट्रेंथ एंड दिस वाज योर सॉल्युबिलिटी टेबल, दीज वर योर एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है, अब आपको क्या है, बस दिस बेसिक स्ट्रेंथ भी खत्म है। अब हम बस बेसिक स्ट्रेंथ पे आपको क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपको बताएंगे एंड आपका बेसिक स्ट्रेंथ खत्म, और ये लेक्चर भी हम खत्म कर देंगे। क्वेश्चंस लिख के मिलता हूँ आपसे। ओके सो बेटा, दीज आर योर क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ पार्ट, लेट्स सॉल्व टू क्वेश्चंस ऑन ईच पेज एंड देन रेस्ट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, सबसे पहले 15 और कौन सा करूँ? चलो 23 वाला करता हूँ। 15 एंड 23, और यहाँ मैं करता हूँ आपके लिए ये वाला, और यहाँ करूँगा आपके लिए ये वाला, और नीचे वाला तो एक ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है। सर दोनों की लोन पेयर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी। देखो एक बार रिवाइज भी अगर मैं आपको कराऊँ तो क्या देखना है, वन बाई पी की एंड लोकलाइज लोन पेयर। आप कहाँ चेक करोगे? आप इतना चेक करोगे, आपको लोन पेयर देखना है, लोन पेयर आपको देखना है। सर जो इसका है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? ब्रेड रूल, बाबा ब्रेड का रूल है, वो नहीं जाएगा। पर सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है। दैट मीन्स इट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड इट इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, तो आंसर हो जाएगा पी की बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन क्यू, क्योंकि उधर लोकलाइज्ड है इधर डीलोकलाइज्ड। ऐसे सॉल्व करना है। आगे देखो, जैसे कि ये है सर, इसमें हमारे पास दो हैं, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ जा रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ जा रहा है, या यहाँ से यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो काइंड ऑफ इस नाइट्रोजन की अगर चेक करें, देखो अगर मैं दोनों नाइट्रोजन पे चेक करूँ तो इसके लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसके लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, पर इसके लोन पेयर लोकलाइज है, इसके भी लोन पेयर लोकलाइज है। अब देखो सर, यहाँ से रेजोनेंस होके यहाँ जा रहा है ना। देखो, यहाँ से जो रेजोनेंस है वो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहाँ से भी रेजोनेंस इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, पर जो इसका नाइट्रोजन का रेजोनेंस है वो इधर भी कहीं कहीं, मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से इस वाले नाइट्रोजन पे देखो, जिसकी वजह से इस वाले नाइट्रोजन पे, जो ये वाला नाइट्रोजन है, इस पे डेंसिटी काइंड ऑफ थोड़ी सी कम जा रही है इसके मुकाबले। इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। समझ गए? तो अगर इसका नाम P है और इसका नाम Q है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q।
एक और रीजन बोल सकते हो, ये जो नाइट्रोजन है ये एरोमेटिसिटी मेंटेन करने का ट्राई करेगा रेदर देन जस्ट इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का। बाकी ये नॉन एरोमेटिक है तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? यस। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो सर, ये साइक्लोप्रोपेन वाला चीज है, हमने इसमें पढ़ा है एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है, हमने सीखा भी था इसमें माइनस ज्यादा स्टेबल होता है। तो काइंड ऑफ ये गलत सवाल आ गया क्या? एसिडिक, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ। व्हाई दिस, व्हाट इज दिस क्वेश्चन डूइंग है? एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है ये तो, पर एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है। अच्छा, ओके ओके ओके, वी कैन थिंक, सी 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 देखो सर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो देने की टेंडेंसी कम होगी। ईएन अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक, बेसिसिटी मतलब अभी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो अगर ये पी है और ये क्यू है तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू ग्रेटर देन पी। ठीक है, क्यू वाले में ईएन ज्यादा है इस एनएच बॉन्ड में, क्यू वाले में ईएन ज्यादा है उस एनएच बॉन्ड में। चलो इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो सर, ये वही होगा स्लिपिंग वाला केस आपने बताया था। तो अगर ये पी है, अगर ये क्यू है और अगर ये आर है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, पी और क्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन आर बिकॉज पी एंड क्यू इज फिक्स्ड। अब पी और आर में देखो, अगर मैं इस नाइट्रोजन से कंपेयर कराऊं तो माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा पी देन क्यू देन आर, पी देन क्यू देन आर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखोगे तो ऑब्वियसली बात है इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसके बगल में एक एन है, वो बात की बात है। सो यस, दिस वाज योर फॉर टुडेज लेक्चर। एक और चीज आई गेस बची है। हाँ, ओके, एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट बचा था। इफ एसिड ए, एसिड ए रिएक्ट्स विद बी, रिएक्ट्स विद बी, तो इस बात का मतलब होता है ए इज soluble in B, A is soluble in B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। और कुछ बचा है क्या? और यहाँ पे आप टॉपिक का नाम मेरे को अधूरा सा लग रहा था, आप लिख सकते हो डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया आपका, बाकी इट वाज अ गुड लेक्चर। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ऑल द बेस्ट।